2024 तक हरियाणा में बीजेपी की हालत ये हो गई थी कि हरियाणा के किसान और वहां की बड़ी आबादी बीजेपी सरकार से पूरी तरह से नाराज हो चुकी थी। लोग किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, लेकिन 2024 के नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। वही बीजेपी पार्टी से किसान से लेकर आम जनता तक बीजेपी को पावर से हटाना चाहती थी। वही बीजेपी चुनाव जीत चुकी थी और अब फिर से सरकार भी बनाने वाली थी। मानो हरियाणा के लोगों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। और इसी से रिलेटेड राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसे हाइड्रोजन बम मतलब एच फाइल्स या हरियाणा फाइल्स का नाम दिया। इसमें राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए, जिसमें से एक था 25 लाख वोटों की चोरी। अब सवाल यह उठता है कि अगर राहुल गांधी सच बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग राहुल गांधी कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा है। इस वीडियो में आपकी यही कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच का यह विवाद नया नहीं था। इसकी शुरुआत 2019 में ही हो गई थी, जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर 2019 में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए थे। और ऐसा इस कारण से होता क्योंकि उस समय के चुनाव आयोग अशोक लवासा ने भी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वह नियम होता है जो नेताओं को धर्म और आर्मी के नाम पर वोट मांगने से रोकता है। डाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। लवासा के अनुसार नरेंद्र मोदी ने धार्मिक भाषण दिए और आर्मी के जवानों के नाम पर वोट मांगे। जो लवासा, क्या आपका पहला वोट वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? ने मीटिंग में कहा कि हमें प्रधानमंत्री के खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए, तो मीटिंग में बैठे सभी कमिश्नर ने मना कर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और उनकी बात से कोई भी सहमत नहीं था। उसके बाद लवासा ने चीफ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी कि उनकी बातें दबाई जा रही हैं। उनकी यह चिट्ठी जाते ही उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। इन सब बातों से वह परेशान होकर अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि यही थी मेरी ईमानदारी की कीमत। अगर अशोक लवासा की बातों में सच्चाई है तो चुनाव आयोग पर सवाल 2019 से ही खड़े हो चुके थे। अब आते हैं वर्तमान में। 2025 में राहुल गांधी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें से पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस अगस्त 2025 में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और पहली बार बीजेपी और चुनाव आयोग को सीधे तोड़ कर दिया। इसका असर यह हुआ कि सोशल मीडिया पर बीजेपी की छवि काफी खराब हुई। पहले जहाँ नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर छाए रहते थे, अब वहाँ उनके विरोधियों का नैरेटिव हावी होने लगा। राहुल गांधी जिस तरह से 2017 और 18 में पप्पू कहे जाते थे, अब वैसा ही ठप्पा नरेंद्र मोदी पर वोट चोर का लगाया जा रहा था। टियर 2, टियर 3 शहरों में अभी भी बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन बड़े शहरों में नैरेटिव बदल चुका है। इसके बाद राहुल गांधी ने अभी हाल फिलहाल नवंबर में दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें आरोप पहले से भी ज्यादा गंभीर और भारी थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है और अगर इस बात में 1% की भी सच्चाई है तो हरियाणा के कुल वोटर 2 करोड़ के आसपास ही हैं, यानी हर 8वां वोटर नकली। इन 25 लाख वोटरों का ब्रेकडाउन राहुल गांधी ने कुछ इस प्रकार किया। 5,21,000 डुप्लीकेट एंट्री हुई थी, 93,000 वोटर जिनके एड्रेस ही नहीं थे, यानी हाउस नंबर 0, और 19,26,000 वोटर जिनकी जानकारी गायब थी, ना पता था ना डिटेल था। राहुल गांधी के अनुसार एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे थी, लेकिन जब नतीजों में कांग्रेस को केवल 37 सीटें और बीजेपी को 47 सीटें मिली। राहुल गांधी का कहना है कि वे मात्र 22,000 वोट से आए। राहुल गांधी का दावा है कि अगर वो 25 लाख वोट चोरी न हुए होते तो कांग्रेस लाखों वोटों से जीत रही थी। और राहुल गांधी कुछ ऐसे लोगों को भी मंच पर लेके आए जिन्होंने यह एक्सेप्ट किया कि हाँ, उनके वोट डिलीट कर दिए गए। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक ब्राजीलियन मॉडल लेरिसा की फोटो 22 वोटर आईडी कार्ड में पाई गई और 10 अलग अलग बूथों पर उसी के फोटो के जरिए वोट डाले गए। हमने इसको चेक किया तो ये देखिए, एक बार कैमरा कीजिए। जैसे ये लेडीज का, ये मैंने मार्क कर रखा है, ये 81 नंबर वोट है, बूथ नंबर 134 पे अंजू देवराज, हाउस नंबर 371। हमारे गांव में पहली बात हाउस नंबर है नहीं, वो वैसे ही डाल रखे हैं। ये फोटो है, यही लेडीज का फोटो लगा के 7 जगह वोट है और वो 7 वोट यहाँ पोल भी हो रखी है, तो उस हिसाब से पता लग रहा है कि ये फ्रॉड है। यह फोटो 2017 की स्टॉक इमेज थी। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी पहुंच चुका है और अब वोट चोरी के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी कवर कर रही है। वोट चोरी, ghost voters, an election system rigged by the BJP and the election commission. That's what he said. राहुल गांधी का कहना है कि यह सब कुछ एक सेंट्रलाइज प्लान का हिस्सा है, जिसमें केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों शामिल है। अब मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी की बातों में कितनी सच्चाई है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया है इन सब पर। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने लंबा चौड़ा जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब में कोई भी दम नहीं था। उनके जवाब में इसलिए दम नहीं था क्योंकि जब उनसे पहली बार सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो उनका बहाना यह था कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, इसलिए फुटेज नहीं दिखा सकते। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित
किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? जहाँ तक किसी को भी समझ में नहीं आया। एक तरफ भैया वो पोलिंग बूथ था कि ओयो होटल है? अरे एक तरफ ये लोग तो ऐसी बात करते हैं कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं इसलिए फोटो और वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग खुद या फोटो और वीडियो देख रहा है। राहुल गांधी के हर आरोप पर एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस नंबर 0 की। तो इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि यह उनके लिए होता है जिनका अस्थायी घर नहीं होता, झुग्गियों में रहते हैं, सड़क पर सोने वाले होते हैं। और राहुल गांधी का कहना है कि हम इसी में भी फर्जी वोटर हो सकते हैं। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन चुनाव आयोग ने डिजिटल डाटा नहीं दिखाया, जिससे सच्चाई साबित नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डाटा देने से मना कर रहा है। यह भी राहुल गांधी के हाथ में नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि एक आदमी को घूमते हुए पकड़ लिया गया तो उसका पीछा किया गया, तो उसका अच्छा खासा घर था जिसका वोटर आईडी में हाउस नंबर 0 था। we physically identified this, physically saw him in the village and physically found out where he lives, and that's how he got to this house. इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 5 लाख डुप्लीकेट एंट्री। यह आरोप भी बिल्कुल सही निकला। वास्तव में इतनी डुप्लीकेट एंट्री मिली, लेकिन यह साबित नहीं किया जा सकता कि उन लोगों ने कई बार वोट डाला है या नहीं डाला, जिसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चुनाव आयोग डिजिटल डाटा देने से मना कर रहा है। और यह राहुल गांधी किसी भी कीमत पर साबित नहीं कर सकते कि जो फर्जी वोटर है उन्होंने वोट दिया है या नहीं दिया, क्योंकि यह उनके पास डिजिटल डाटा नहीं है। अब हम बात करते हैं जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि एक ही निवास स्थान पर 100 लोग रहते हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो यह बिल्कुल भी असंभव है। लेकिन इसकी जब जांच हुई तो यह सच पाया गया। इसकी जांच 2 तरीके से हुई। पहली जांच राहुल गांधी की तरफ से हुई और दूसरी जांच एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में यह दावा सही पाया गया कि एक ही निवास स्थान पर जो 100 वोटर बताए गए थे वो फर्जी था। राहुल गांधी ने बताया कि 19 लाख बिना डिटेल वाली एंट्री फर्जी थी, लेकिन यह भी साबित नहीं हो सकता कि उन्होंने वोट डाला है या नहीं डाला, क्योंकि यह साबित करने के लिए उनको डिजिटल डाटा चाहिए, जो कि चुनाव आयोग देने से मना कर रहा है। आपको जितना यह आसान लग रहा है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो यह बिना डिजिटल डाटा के साबित करना एकदम नामुमकिन है। इसके अलावा राहुल गांधी का आरोप था कि फर्जी फोटो वाले आईडी कार्ड, कई महिलाओं और पुरुषों की आईडी में गलत फोटो मिली, जैसे सोनीपत की पिंकी जिसकी फोटो गलत थी और उसे आधार कार्ड दिखाकर वोट डालना पड़ा। मतदाता सूची लिस्ट है उसमें फोटो गलत है। जी सर, पता था सर, जब घर पे ही पता चल गया था कि इसमें फोटो चेंज है। आधार कार्ड लेके गए थे। अम्बाला की चरणजीत कौर जिनकी फोटो 200 से ज्यादा आईडीज में पाई गई, और यह भी सच साबित हुआ। इन मामलों से गड़बड़ी साफ नजर आती है, जिससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी की बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन यह सब साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें चुनाव आयोग डिजिटल डाटा नहीं दे रहा है। और अगर आसान भाषा में बोलूं तो राहुल गांधी के हिसाब से यह सब एक सेंट्रलाइज प्लान है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन दोनों शामिल है। अब चुनाव आयोग के हिसाब से यह सब एक ह्यूमन मिस्टेक है। बाकी आपके हिसाब से कौन सच बोल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम बिहार की बात करें तो यहाँ भी कई शिकायतें आई कि लोगों को कहा गया आपका वोट पड़ चुका है, कैसे वोट गिर गया भाई? हम तो वोट गिराबे नहीं किए, जबकि उन्होंने वोट डाला ही नहीं था। कुछ ऐसी भी वीडियो सामने आई जिसमें एक व्यक्ति फर्जी वोट डालकर भाग रहा था और पुलिस उन्हें पकड़ भी नहीं रही थी। अब बिहार में अगर वोट चोरी ना भी हुई हो तो यहाँ की राजनीति धर्म और जात के नाम के आधार पर चलती है। अली नगर का नाम आप बदलना चाहती हैं? ये ख्याल है कि सीता नगर हो जाएगा ये। इसी वजह से यहाँ मैथिली ठाकुर जैसी पहली बार चुनाव में लड़ने वाली उम्मीदवार भी जीत जाती है। इसे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं मालूम। और कुछ सूत्रों के हिसाब से जब उससे ब्लूप्रिंट के बारे में पूछा गया तो वो मैडम कुछ और ही समझ रही थी। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। फिर भी यह जीत जाती है और वह नेता भी जीत जाता है जिसका MS भी वायरल हो चुका है। बेचारे प्रशांत किशोर ने पढ़े लिखे लोगों को मैदान में उतारा। पढ़े लिखे लोगों को नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को मैदान में उतारा। बिहार में ज्ञान नहीं जात समीकरण चलता है, इसलिए वहाँ पर जो बदलाव लाने की बात करता है वह हार जाता है, जो धर्म और जात के नाम पर बात करता है वह जीत जाता है। अली नगर का नाम आप बदलना चाहती हैं? ये ख्याल है कि सीता नगर हो जाएगा ये। चुनाव के समय पर बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं जिससे साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। चुनाव आयोग पर इतने सारे आरोपों के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। इसका कारण है 2023 का बड़ा बदलाव। पहले ECI कमिश्नर चुनने के लिए 3 लोगों की सहमति की जरूरत होती थी। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा विपक्ष का नेता और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन 2023 में बीजेपी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर मंत्री को कर दिया, यानी अमित शाह को शामिल कर दिया। राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का विरोध कर रहे थे, लेकिन 3 में से 2 ही लोगों की मंजूरी काफी होती है।
इसलिए उनका विरोध बेअसर रहा। इसके अलावा एक और नियम बनाया गया कि चुनाव आयोग पर ना कोई एफआईआर हो सकती है, न उसे कोर्ट में घसीटा जा सकता है और ना ही वह किसी नोटिस का जवाब देने के बाद है। एक आम आदमी अगर ऐसा करे तो उसे जेल भेज दिया जाए, लेकिन ईसीआई पूरी तरह से सुरक्षित है। कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि 2023 में बीजेपी के पास बहुमत ज्यादा थी, इसलिए यह कानून आसानी से पास हो गया। 2024 के बाद जब कांग्रेस के पास सीटें बढ़ी तो स्थिति बदली, लेकिन जो ढांचा बन चुका था उसे बदलना आसान नहीं था। अब आप लोग कहेंगे कि प्रजातंत्र तो अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में ऐसी दिक्कतें तो नहीं आती। वहां पर ऐसी दिक्कतें इसलिए नहीं आती क्योंकि वहां पर हर राज्य को अपना चुनाव कराने की अपनी जिम्मेदारी होती है। भारत की तरह पूरा नियंत्रण किसी एक ही केंद्रीय संस्था के हाथ में नहीं होता। कुल मिलाकर मैंने यह मामला शॉर्ट में समझाया है ताकि राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग के बीच में जो कंट्रोवर्सी है वो क्लियर हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में ना भी आया हो तो प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो आएगा तो आप तक जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय संविधान।